नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हमारे साथ हैं यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में सेलेक्ट हुई एक कैंडिडेट जो कि मेरी सीनियर भी हैं, सुपर मोस्ट सीनियर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम उनका क्लियर हुआ है। अंशुल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी क्या थी, यहाँ तक इन्होंने कैसे अपनी चीज़ों को शुरू किया, सोशियोलॉजी में कैसे आई, क्या थी इनकी स्ट्रेटजी, किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए प्रॉपरली, क्या तैयारी करनी चाहिए, पूरी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। अंशुल जी, सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करके और फाइनल सिलेक्शन लेकर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा मुझे अपनी सफलता के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब कोई बहुप्रतीक्षित आपको सफलता मिलती है तो खुशी होती है, उसको जाहिर हम नहीं कर सकते हैं, बट अच्छा लग रहा है। कैसा लगा जैसे जैसे ही आपने रिजल्ट देखा, थोड़ा सा क्या फील आया, फर्स्ट फील क्या आया आपका? रिजल्ट देखा तो मैं अपना नहीं, मैं अपने पेरेंट्स का बताना चाहूँगी। जब रिजल्ट आया मैंने उनको बताया मैं सेलेक्ट हो गई, तो उनके फेस पर जो एक सुकून था, जो खुशी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि फाइनली मेरी वजह से उनको एक ऐसी खुशी मिली, उनके चेहरे पे सुकून आया कि हाँ, मेरे बेटी ने कुछ अचीव किया। तो उनको देख कर रिजल्ट से ज़्यादा मुझे उनकी खुशी ज़्यादा खुशी दे रही थी मुझे। बहुत बढ़िया। ये हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी यहाँ तक की कैसे रही। एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके दिमाग में रहता है कि अच्छे से पढ़ो तो नौकरी लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। एक जब आप अचीव कर लेते हैं उसको, और उस पॉइंट पर जब आपको उस तरीके से हम सोशलाइज करते हैं कि हाँ आप जाइए और पढ़िए अच्छे से, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही। और स्पेशली मैं जानना चाहूँगा कि सोशियोलॉजी में आपका आगमन कैसे हुआ, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी प्रॉपरली सोशियोलॉजी स्ट्रीम से अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता। हम लोग, ये सोसाइटी थोड़ी सी ऐसी कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कुछ इस तरीके की जो ट्रेंडिंग जॉब्स रहती हैं, हम इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तक कैसी चीज़ें हुई, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। ओके, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं वैसे कानपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी 8th तक की जो एजुकेशन थी वो कानपुर में ही हुई। उसके बाद फिर देन मेरी मम्मा को कुछ लगा कि नहीं, यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा जॉइंट फैमिली में थे हम लोग, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर पढ़ाई का इतना माहौल नहीं हो पाता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज, प्रेशर। तो उन्होंने मुझे फिर 9th से लखनऊ में भेजने का डिसीज़न लिया कि मैं लखनऊ में अपनी बेटी को हॉस्टल में रखूँगी। तो मुझे 9th में मेरा एडमिशन हो गया लखनऊ में और मैं हॉस्टल में रह रही थी। बट मैं बताऊँ अगर सच में, तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारे लोग पुलिस में थे। मेरे नाना डीएसपी थे और मम्मी के मामा, मेरे मामा इंजीनियर थे। तो ये जो सारा बैकग्राउंड था, टीचिंग बस मेरी मम्मी मेरी टीचर थी, बाकी तो कोई नहीं था। तो उनका जो शेड्यूल था, तो आप पर कुछ ऐसा प्रेशर था कि आपको पुलिस में ही जाना है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो मैं जब मम्मी का शेड्यूल देखती थी कि बस वो भाग रही हैं, कॉपी चेक कर रही हैं, मॉर्निंग से एक प्रेशर है कि स्कूल टाइम से पहुंचना है, तो मुझे लगता था इस फील्ड में तो मैं नहीं जाऊंगी। पापा मेरे मेडिकल फील्ड में हैं, तो कुछ लोगों को ये भी लगता था कि शायद डॉक्टर बनेगी, और मुझे साइंस और मैथ से डर लगता था। डर लगता था आपको? तो 10th तक तो मैंने किसी तरह साइंस पढ़ी, मैथ मैंने तो तभी ड्रॉप कर दी। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी कि कोई कहता था नानी की तरह बनेगी, नाना की तरह बनेगी, कोई कहता था कि मम्मी की तरह टीचर बनेगी, कोई कहता था कि पापा की फील्ड चूज करेगी, लाइक दिस। तो मुझे लगता था कि मैं चूज करूंगी मैं क्या बनना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं किया कि तुम ये करो। बट जब 10th पास हो गई मैं, तो फिर एक वो पॉइंट आता है कि फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो बस एक बार मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि बेटा अब कौन सा स्ट्रीम आप चूज करोगे। तब मुझे फर्स्ट टाइम प्रेशर फील हुआ कि हाँ, अब मुझे सीरियसली सोचना पड़ेगा कि मैं किस फील्ड में जाना चाहती हूँ। उनका मन था थोड़ा थोड़ा कि मैं साइंस ऑप्ट करूँ, बट मैंने उनको बोल दिया क्लियरली कि पापा मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मैं शायद इस फील्ड में इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप जो करना चाहते हो आप करो, बट जो भी फील्ड आप चूज करोगे वो बेस्ट करना उसमें। उनकी ये चीज़ मैंने गांठ मान ली कि मैं जहाँ भी जाऊँ उस फील्ड में मुझे बेस्ट करना है। हालांकि जब मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने इसको अपोज किया। ह्यूमैनिटीज होता नहीं है, अरे आर्ट साइड दिला दिया, इस तरह के लोगों के एक्सप्रेशन थे, क्या कर पाएगी।
बीए एमए हाँ ऐसे कि आगे चल के तो फिर बीए और यही सब कर वो भी पाए। बीए में हम कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखते हैं कि हाँ चलो बीए लिया तो हाँ, इंग्लिश हो, हाँ, इकोनॉमिक्स हो, कुछ इंग्लिश ऐसा हो। हो। तो मैंने लिया, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है आप करो। देन 12th भी मेरा अच्छे से हो गया, अच्छे मार्क्स आए, तो पापा को लगा कि हाँ ठीक है, इसने जो भी डिसीजन लिया अपने लिए बेटर था। बट पता नहीं क्यों 12th पास आउट होते होते मुझे बहुत ज़्यादा मीडिया वाला जो फील्ड था वो अट्रैक्ट करने लगा। Okay. पता नहीं क्यों कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, न्यूज़ रीडर बनना है, या मेरा थोड़ा सा राइटिंग स्किल अच्छी थी मुझे ऐसा लगता था, अच्छी थी कि नहीं, बात की बात है। तो मैंने सोचा या तो मैं न्यूज़ रीडर बन जाऊंगी या फिर मैं कोई भी डेस्क जॉब पकड़ लूंगी लाइक प्रिंट मीडिया में और अपना वो करूंगी बैठ के। तो फिर यही सोच के मैंने फिर पापा को बोला कि अब मैं मास कॉम करूंगी। उनका अच्छा मास कॉम करूंगी, ठीक है कर लो। तो मास कॉम के लिए उस समय एलयू में ही था और कहीं था नहीं मास कॉम। मैंने बीए मास कॉम लिया, मेरे सब्जेक्ट थे Okay. मास कॉम, सोशियोलॉजी, इंग्लिश। तो फिर मास कॉम में भी सोशियोलॉजी था हाँ, आपका? अच्छा। बीए में एज अ सब्जेक्ट था, उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं था, बट मास कॉम एक सब्जेक्ट था मेरा। ओके ओके। तो मैंने कहा, और मम्मी ने कहा कि सोशियोलॉजी ले लो, इन केस अगर तुम इस फील्ड में नहीं सरवाइव कर पाई तो तुम सिविल्स में जा सकती हो। और सिविल में सोशियोलॉजी? हाँ, सिविल में मेंस के हाँ, पर्पज से। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं 2 सब्जेक्ट अपने मन के ले रही हूँ तो एक उनका भी ले सकती हूँ। तो मैंने सोशियोलॉजी ले लिया। हालांकि 12th में भी था सोशियोलॉजी, बट तब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था सोशियोलॉजी में, लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मैंने फिर ग्रेजुएशन में भी ले लिया और मेरा रहा 3rd ईयर तक, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मुझे आने लगा। फिर उसके बाद मुझे जॉब ऑफर हुई मीडिया फील्ड में। मैं गई 1-2 दिन, बट मुझे वहाँ का कोई भी सिस्टम नहीं समझ में आया। मुझे लगा यार, जब आप उस सिस्टम में गई तब हाँ, जब मैं उस सिस्टम में एंटर हुई देन मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड तो मेरे लिए नहीं है। मैं शायद कहीं गलत जगह आ रही हूँ, या मतलब जो आपने सोचा था, अपने दिमाग में बना था कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा नहीं हाँ, हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भाई अब सबकी एक पर्सनालिटी होती है कि वो पर्सनालिटी जॉब से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरा शेड्यूल जो है या मैं जैसे रहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ इस फील्ड में, मुझे आपका जो शायद नेचर उससे नहीं कनेक्ट नहीं मिलेगा। कर पा रहा है वहाँ पे। और दूसरा ये भी था कि मेरे सारे फ्रेंड्स बीए के बाद वो मास कॉम की यूनिवर्सिटी है भोपाल में, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, तो सारे लोगों का एडमिशन वहाँ हो गया था, मैं यहाँ रह गई थी। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि यार सारे लोग चले गए, मैं क्या करूँगी। और यहाँ मास कॉम था हालांकि यहाँ भी पीजी में, लेकिन फैकल्टी या कुछ बहुत सारी चीज़ें, उतना एक्सपोजर नहीं था यहाँ का जितना एमसीयू का है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि अब मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, यही सही समय है कि मैं इस फील्ड से निकल जाऊँ, कुछ और देखती हूँ, सिविल्स की ट्राई करती हूँ। फिर देन मैंने पीजी में सोशियोलॉजी फाइनली ऑप्ट कर लिया। हालांकि मेरा मास कॉम में एडमिशन हो गया था एलयू में ही, बट मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और सोशियोलॉजी ले लिया। मैं यहाँ आई तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या, एक तो जब होता नहीं कि आप एक फील्ड छोड़कर जब दूसरे में एंटर करते हो तो थोड़ा सा आपको अपने आप को समझाने में टाइम लगता है कि हाँ मेरी फील्ड ये नहीं है, मैं चेंज कर चुकी हूँ। तो वही थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि वो पापा की बात मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि जिस फील्ड में रहो बेस्ट करो। तो मुझे लगा अब जब फाइनली मैं आ ही गई हूँ, कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे अब सोशियोलॉजी में ही अच्छा करना है। यही सोचकर फिर मैं अच्छे से पढ़ने लगी। उसके बाद जब यहाँ टीचर से बात हुई, उनका लेक्चर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे कभी धीरे धीरे माइंड में आने लगा कि शायद मैं भी यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता था जब हमारे टीचर्स आते थे। फिर पीजी 2nd सेमेस्टर में जब मैं पहुँची तो मेरे टीचर्स ने मुझे बोला, प्रोफेसर सुकांत चौधरी, दोनों लोगों ने मुझे कहा कि तुम कर सकती हो और क्यों नहीं तुम नेट का फॉर्म फिलअप करती हो। तो ये मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई। थोड़ा उन्होंने ओरिएंट किया? हाँ, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि नेट क्या होता है और क्या प्रोसीजर है इसकी, कैसे स्ट्रैटेजी, कुछ भी नहीं पता था इवन। तो फिर दोनों ने मुझे गाइड किया, अच्छे से बताया और कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक्स होंगी। तब सब्जेक्टिव हुआ करता था और उस समय जो परसेंटेज था वो बहुत, मतलब क्या कहें, बहुत कम था पास होने का, जेआरएफ या नेट। तो मैंने सोचा था कि नेट ही हो जाएगा, काफ़ी है। बट अच्छी प्रिपरेशन हुई, फर्स्ट टाइम में तो नहीं हो पाया नेट मेरा अनफॉर्चुनेटली। घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसकी वजह से रात में मेरी भाभी की डेथ हो गई, मॉर्निंग में मेरा पेपर था।
तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, और तब ये होता था कि आप अगर फर्स्ट पेपर में पास हुए देन आपकी सेकंड पेपर की कॉपी चेक होगी, और अगर आप सेकंड में पास हुए तो आपकी थर्ड कॉपी आपकी चेक होगी। तो मैं फर्स्ट सेकंड दोनों में पास थी, थर्ड में मेरा 4 नंबर से नेट हो गया था फर्स्ट टाइम में। तो जब उसका रिजल्ट आया तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा कि अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, फिर मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि अब तो मुझे करना ही है। हाँ, इसी बीच मैंने यूपीपीएससी का भी फॉर्म फिलअप किया पीसीएस के लिए, और वो भी मैंने किया, बट मुझे जमा नहीं थोड़ा सा। टीटी मेरा रुक गया फर्स्ट टाइम में, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब मुझे ये नहीं ठीक है, अब ये नेट वाली फील्ड ही ठीक है, इधर ही जाना चाहिए। तो बस मैंने एक बार उस एग्ज़ाम में बैठी हूँ यूपीपीएससी के, उसके बाद मैंने उसे भी ड्रॉप किया। देन फिर मेरा एमए फाइनल सेमेस्टर में मेरा क्लियर हो गया। हाँ, एग्जाम में अपीयर हुई मैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आते आते तो टाइम लग जाता, तब तक मैं एमफिल में एनरोल हो चुकी थी, तो फिर मेरा नेट हो गया उसके बाद। ये भी आपने तब दिया था जब सब्जेक्टिव हो रही थी? हाँ, जब सब्जेक्टिव हो रहा था। फिर मेरा डायरेक्ट जेआरएफ हो गया सेकेंड टाइम में, तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हो गई कि इस फील्ड में मुझे आना है। और ये सोशोलॉजी का एक जर्नी थी मेरी, सोशोलॉजी में आने की। काफ़ी भटकी मैं इधर उधर बट फाइनली यहाँ तक। तो चूंकि 2 रास्ते थे आपके पास, एक तो ये था कि आप यूपीएससी की तरफ चले जाएं, और एक ये था कि आप टीचिंग की तरफ चले जाएं। प्रोफेसर्स का इसमें काफ़ी अहम रोल रहता है जब आप किसी भी फील्ड को बहुत अच्छे से चूज करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? नॉट इन द आस्किंग ऑफ द पेपर बट द प्रोसेस, कि ये प्रोसेस में इतना ज़्यादा जटिल क्यों हो जाती हैं चीज़ें? क्यों हम एक कैरियर की तरह हम पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं, इधर भी चीज़ें कर रहे होते हैं, उधर भी चीज़ें कर रहे होते हैं। आदमी पूछ ही लेता है कि इसके साथ में क्या कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ मैं यही कर रहा था। ऐसा क्यों हो जाता है? ये इतनी डिफिकल्टी क्यों रहती है? एक्चुअली अब जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम टेकिंग हो गई है, और लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो 4 या 5 इयर्स दे सकते हैं एक वैकेंसी के लिए या उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो इस वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती हैं, और लोग एक सेफ साइड लेकर चलना चाहते हैं कि हाँ, अगर ये नहीं हुआ, अगर हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हम इसमें चले आपके हिसाब से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है कि फोकस्ड रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, अगर आप दो चीज़ें एक साथ लेकर चलते हैं तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट होगी, फिर आप कहीं भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चूज करना पड़ेगा, अपने आप को माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हाँ अब मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए फिर आपको 100% डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2016 में इसका फॉर्म भरा गया था यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का, सोशियोलॉजी का, और अब 2019 में शायद इसके एग्जाम हुए। हाँ, 2019 में एग्जाम हुए और 20 में इसका रिजल्ट आया। लगभग 4 साल का गैप है आपके फॉर्म भरने में और आपके सिलेक्शन होने में। इस 4 साल में आपने कैसे चीज़ों को किया? क्योंकि जब हम जो हमारा सिस्टम रहता है, अभी तक जो हमारे साथ चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, क्योंकि मैं आपसे इतना छोटा हूँ तो अभी तक हमारे साथ ये चीज़ चलती हुई आ रही है कि हम एग्ज़ाम भरते हैं, 1 साल में उसका रिजल्ट आ जाता है, हम सिलेक्शन ले लेते हैं। ज़्यादातर प्रोसेस में ऐसा ही होता है। 4 साल तक आप उसी चीज़ को पढ़ते हुए नहीं रह सकते हो, और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि आपका एक कहीं ना कहीं रिदम भी डाउन हो जाता है, आपको लगता है अरे नहीं होगा एग्ज़ाम, क्या है। इस 4 साल का पीरियड आपका कैसा रहा? कैसे आपने अपने आप को एंगेज रखा? क्या क्या किया आपने इस बीच में? एक्चुअली आपके लिए 4 इयर्स का है, मेरे लिए इससे भी पहले का है। हाँ, क्योंकि आपने बताया पहले भी। तो मैंने पहले भी इसका एग्जाम दिया था, वो वैकेंसी 2014 में आई थी। 14 में, तो वो मैं कह सकती हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्टिंग हुई इस फील्ड की। उसके पहले तो मैंने यूपीपीएससी का दिया था, बट ये अलग है, वो अलग है, दोनों अलग है। तो वो वैकेंसी आई 14 में, फिर उसका एग्जाम हुआ 15 में, देन उसका इंटरव्यू हुआ 17 में। उसकी भी काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, मैं उसमें इंटरव्यू तक गई, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा उस वैकेंसी में 14 वाले में, हाँ 14 वाले में नहीं हो पाया था। तो क्या उसमें भी गैप था 14 वाले में कुछ ऐसा? हाँ, काफ़ी गैप था उसमें। 14 में फॉर्म आया, उसके बाद 15 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 16 में उसका रिटर्न का रिजल्ट आया, 17 में इंटरव्यू हुआ उसका और 17 मार्च में जब उसका रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रुक गया है। तो लेकिन अच्छा ये था कि जब हम इसके 45 एडवर्टीजमेंट के इंटरव्यू की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जब उसका
रिटन का आया था रिजल्ट, तभी ये वैकेंसी आ गई थी 16 में। अच्छा अच्छा। तो ये था कि हाँ चलो अगर नहीं भी हुआ बाय द वे इसमें, तो सामने एक वैकेंसी है, हमारे सामने एक रास्ता खुला हुआ है। तो हमने उधर इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये था कि चलो इसकी भी स्टार्टिंग हम कर देते हैं, अगर बाय द वे नहीं होता है तो अपने आप को अच्छे से हमें प्रिपेयर रखना है। फिर जब ये इधर बहुत लंबा गैप हुआ 16 में, फिर उसके बाद वो खैर तब तक उधर पीछे वाली भी चीज़ें चल रही थी कि 17 में उसका इंटरव्यू था, तो एक साल तो निकल गया। फिर उसके बाद जब ये फॉर्म आया कि हाँ अब इसका एग्ज़ाम देना है, एक्चुअली फिर डेट भी कुछ क्लियर नहीं हो रही थी कि कब एग्ज़ाम होगा हम लोगों का। बीच में थोड़ा सा गवर्नमेंट भी चेंज हुई तो थोड़ी सी प्रोसेस अटक जाती है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से, तो ये नहीं क्लियर हो रहा था हम लोग को कि कब होगा इसका एग्ज़ाम। उसी बीच मैंने 17 में मेरा JRF ख़त्म हो चुका था, टेन्योर कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा अब मैं अगर घर पे बैठती हूँ फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे हम घर पे पढ़ेंगे, फिर हम अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे मेरे टीचर सर ने कहा कि तुम कहीं इन्वॉल्व हो जाओ एकेडमिक एक्टिविटी में, तो मैं फिर एक कॉलेज मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं टीचिंग करने लगी। अब वहाँ पर जब जाती हूँ तो फिर बहुत सारा वर्कलोड होता है, क्लासेस लेनी है, कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब में इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट हमेशा मेरे माइंड में था कि मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और खुद भी बच्चे बन के पढ़ते रहना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और खुद भी स्टूडेंट्स बने रहना है, क्योंकि ये लर्निंग जो प्रोसेस है हम भी पढ़ते हैं कि भाई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उनको पढ़ा रहे हैं और हमारी खुद की पढ़ाई बंद हो गई। दूसरा मुझे बेनिफिट बहुत हुआ टीचिंग से। बेनिफिट ये हुआ कि एक तो मेरी रेगुलर स्टडीज़ होती रही, और जब भी मैं क्लास में जाती थी तो मैं पहले से प्रिपरेशन करके जाती थी, और क्लास में कैसे जाना है, कैसे अपना लेक्चर डिलीवर करना है, ये सब मैंने अपने गाइड, अपने मेंटर प्रोफेसर सुकांत चौधरी सर से सीखा। वो हमेशा कहते हैं कि टीचर के अंदर 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। कंटेंट होना चाहिए, आप जब भी क्लास में जा रहे हो तो स्टूडेंट्स को जो भी आप लेक्चर दे रहे हो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। प्लस क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में लेक्चर का टाइम काफ़ी होता है, 45 to 50 मिनट्स की एक लेक्चर होती है, क्लास होता है, तो आप पूरा टाइम स्टूडेंट्स को नहीं कह सकते, पूरा टाइम आप डिक्टेट नहीं कर सकते, पूरा टाइम उनको आप एक ही लेक्चर नहीं दे सकते, तो बीच बीच में कुछ कॉन्टेक्चुअल जोक्स भी डालने होंगे, कॉन्टेक्चुअल जोक्स। हाँ, और सर का ये भी कह रहा था कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए क्लास में। तो ये उनके जो मूल मंत्र थे, मैंने भी और उनका ये भी कहना था कि अच्छी बुक्स प्रेफर करो आप बच्चों को। ये आती हैं मार्केट में बहुत सारी गाइड, तो आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करो कि अच्छी बुक्स पढ़ें, रेगुलर क्लास में आएँ। तो अगर आप कंटेंट के साथ जाओगे, कुछ उनको क्लास में अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि मोटिवेट होंगे कि हाँ हम थोड़ी सी अच्छी चीज़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा कंटेंट हमें मिले। तो ये मैंने उनका कुछ मूल मंत्र थे, मैंने भी फॉलो किए और मुझे उसका रिजल्ट दिखा, अपने लिए भी प्लस मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी, कि उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया और साथ साथ मेरा भी। और वो भी अब आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे कि वो भी आप ही की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर आगे चल के बने। तब से मुझे कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रोसेस क्या होती है, और प्लीज़ आप हमें गाइड करते रहिएगा, कॉलेज तो आप छोड़ देंगी बट हम लोगों को गाइडेंस ज़रूर करते रहिएगा। तो मैंने श्योर किया कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगी। हाँ, एक अब आगे हमारे क्वेश्चन है कि जब आपने 14 में पेपर दिया, 14 वाला पेपर आपने 15 में दिया, 15 का रिटर्न जो आपने दिया था पेपर में और इंटरव्यू, और अब जब आपने 19-20 में आपने रिटर्न दिया और इंटरव्यू, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? क्योंकि ये एक साल बाद का पेपर नहीं होता जब हम कहें कि एनालाइज करते हैं कि हाँ इस साल चेंज हो गया, ये एक अच्छा खासा गैप है। तो दोनों में क्यों क्या चेंज दिखा आपको? क्या किसी पेपर पैटर्न से आपको चेंज दिखा, या इंटरव्यू में आपको डिमांड किस तरीके की थी, इसमें कुछ चेंज दिखा आपको? चेंजेस होते हैं, देखिए ये एक हम ऐसा कोई पेपर नहीं है एमए या बीए लेवल का कि हम गेस कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए तो इस बार चेंज हो जाएगा। नहीं होता है कि शॉर्ट जो आया था ऐसे ही हम लोग एनालाइज करते हैं कि नॉर्मली ऐसे करते, मैं भी ऐसे करती थी कि 5 इयर्स के पेपर लेके बैठ जाती थी बीए एमए में, और फिर उसके बाद तो ये थोड़ा सा अलग है। लास्ट टाइम जो मैंने पेपर दिया था 15 में, उसका लेवल अलग था। उसमें मोस्टली मैंने देखे थे कि नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ वैसे थे, काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे।
और इस बार जो था उसमें जीएस का भी लेवल अलग था और सब्जेक्ट का भी अलग था। इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो थोड़ा सा पीसीएस वाले थे, उस तरीके के थे, नेट वाले नहीं थे, बहुत सारे ऐसे थे जिसमें कंफ्यूजन था। तो दोनों के पैटर्न में तो डिफरेंट था। आप पहले से गेस नहीं कर सकते कि इसी पैटर्न पर आएगा, या आप कोई एक पैटर्न फॉलो करके नहीं चल सकते, या उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो आपको हर एक लेवल के लिए, हर एक पैटर्न के लिए अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा कि कोई भी पैटर्न आता है हम सबको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन किसी भी पैटर्न के आ जाए, किसी भी लेवल के आ जाए। और इसी के साथ ही अब आगे हमारा जो क्वेश्चन था कि अब चूंकि पैटर्न में चेंज है, अब जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे, साल बाद आएंगी वैकेंसी या पेपर, 2 साल बाद आएंगी, जितने भी टाइम बाद आएंगी तो है ही है, उनके लिए क्या रिसोर्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपने किए या आपने नहीं किए पर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या स्ट्रेटेजी थी, आपका रूटीन क्या था पर्टिकुलरली इस एग्जाम को फोकस करते हुए? बुक्स क्या थी? पीएचडी की चीजें आपको इसमें कैसे हेल्प करी? क्या पीएचडी जरूरी है इस एग्जाम के लिए या नहीं है? थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताइए। ओके, स्ट्रेटेजी से मैं स्टार्टिंग करती हूँ कि जब मैंने देखा कि उसमें नहीं हुआ, मुझे असफलता हाथ लगी, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे कुछ चीज़ें आती हैं तो मुझे कुछ पे ही फोकस करना है। मैंने फिर से पूरा सिलेबस देखा जो भी इस एग्ज़ाम का है, जीएस का भी और इसका भी, और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो मान के तब मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी, तभी शायद मुझसे कोई छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होगी। मुझे जो लगता है कि सक्सेस मुझे पहले मिल सकती थी, बट मेरी ही कुछ गलतियाँ थी, या मैंने उस टाइम इतना सीरियसली इसको नहीं लिया, जो भी रहा। अच्छा। तो जीएस का भी इसमें बहुत रोल होता है। तो जो भी लोग आगे आने वाले इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स, उनको मेरी ये सलाह है कि पहली बात तो आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इसकी तैयारी शुरू कीजिए। जैसे हम लोग सोचते हैं कि टॉपिक एक देख लिया हमने कि अरे फैमिली है तो ये तो हमने बीए में ये तो हमें पता है। थिंकर्स देख लिए तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमने एमए के 4 सेमेस्टर में पढ़ ही रखे हैं, इसमें मुझे क्या पढ़ना है। बट एग्जाम हमें पूरा सिलेबस लगता है कि हमें जब आप फर्स्ट टाइम उसको देखोगे तो आपको लगेगा तो बहुत इजी है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप होते हैं। तो सबसे बड़ी बात एक कैंडिडेट के लिए, कॉम्पिटिटर के लिए, ये मैटर बहुत सारा होता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बुक भी लेके बैठोगे तो ज़रूरी नहीं कि उसका हर एक वर्ड, हर एक लाइन आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आपको थोड़ा सा मेहनत ये करनी होगी कि आपको ये देखना है कि आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़े। प्लस आप जब भी प्रिपरेशन करें तो पहले आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस की जो मतलब एक पैटर्न है, जो नेचर है उनका, कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जस्ट नेट या जेआरएफ पास करके गए हुए हैं, तो उन्हें माइंड में रहता है कि वैसे जैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं वैसे इसमें आते हैं, बट हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम होगा ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट कुछ फैक्चुअल। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप क्या करें कि डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ओके। हैं पुराने कोई भी आप पीजीटी के भी ले लिए, मैंने तो सारे ही सॉल्व किए थे। पीजीटी के सॉल्व किए मैंने, देन मैंने यूजीसी नेट के किए, पीसीएस के जब 2009 तक था फ्री में। उसकी भी पीसीएस में भी पूछा थे, तो उसके भी मैंने किए। और उसके बाद फिर अदर स्टेट में जो एग्जाम्स होते हैं सोशियोलॉजी के, यही हायर वाले, तो वो सब मैंने नेट से डाउनलोड करके फिर उनको भी मैंने देखा। और जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मेरे पास मैटर हो सकता था, क्वेश्चंस हो सकते थे, वो सब मैंने इकट्ठा किए। क्वेश्चन बैंक मैंने प्रिपेयर किया कि हाँ 15,000 से लेकर 20,000 तक क्वेश्चंस का मेरा टारगेट था कि मुझे सॉल्व करने हैं। तो यू नेवर नो कि कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने यूपीएससी के भी मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए, उसमें अभी भी मेरे पास सारे रखे हुए हैं। और प्लस जो मैंने खुद के 2-3 एग्जाम्स दिए थे वो भी थे, उनकी भी मैं प्रैक्टिस करती रहती थी। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी कि ये सिर्फ सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है। 30 क्वेश्चंस इसमें जीएस के भी आते हैं, इसमें पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, आपका करंट अफेयर्स भी है, कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हैं और 1-2 टीचिंग एप्टीट्यूड और इससे रिलेटेड हैं। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप टोटली सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते कि 70 में 70 आप अच्छा कर ही लोगे, कर लेते हैं तो द बेस्ट है। बट आप ये लेकर चलोगे ना कि बैलेंस करना है हमें, तो 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के प्लस 30 क्वेश्चंस आपके जीएस के, फिर उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं।
तो आप कैसे उनको प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि नॉर्मली जो नहीं दे रहे हैं सिविल्स तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी जीएस प्रिपरेशन में। हम लोग तो ज्यादातर सोशियोलॉजी पढ़ते रहते हैं, हम लोग तो सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं, तो अब वो कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए अब तो बहुत अच्छा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, नाम तो मैं नहीं ले सकती प्रमोशन हो जाएगा उनका, बट यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके अलावा कुछ अच्छी बुक्स हैं, जैसे मैं पढ़ती थी दृष्टि की बुक आती थी मंथली मैगजीन में, वो लेती थी, और उससे जो मुझे लगते थे इम्पोर्टेंट तो वो मैं नोट कर लेती थी, क्योंकि आप बहुत भाई डिटेलिंग तो उसमें है ही है, बट उसमें से भी आपको क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है, और आपको मंथली जो आपके आते हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं करती थी, डेली का जो होता था वो भी करती थी। और इसके अलावा जो हिस्ट्री पॉलिटी तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से काफ़ी जो मेरा बेसिक था, क्योंकि कुछ में मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी, पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह में बहुत टाइम हो गया था पढ़े हुए, और स्कूल में तो ऐसे ही नॉर्मल सा पढ़ते हैं, इसमें अलग है। तो वो मैंने देखा कि सिलेबस में क्या क्या आता है, लास्ट ईयर के क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप हुए हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने बुक्स पढ़ी। एनसीईआरटी आपने पूरी पढ़ी थी? एनसीईआरटी भी पढ़ी, और फिर उसके अलावा जो कंपटीशन में उससे रिलेटेड, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक हम सब ने सुनी है, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए अलग अलग, मॉडर्न के लिए और एंशिएंट के लिए, सब अलग अलग बुक्स पढ़ी, विपिन चंद्रा वगैरह की। ऐसा कोई आपने शॉर्टकट वाला नहीं लिया था कि हाँ नहीं, एक नहीं, बुकलेट क्योंकि ले आते हैं मुझसे- जिसमें सब आते हैं और हाँ काम नहीं, कर मेरा देते हैं? शॉर्टकट बिल्कुल नहीं था, और मैंने अपना पूरा नोट्स भी बनाया हुआ था। हम्म। पॉलिटी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम्म। उसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी, लिटरली बहुत कम थी। तो उसका मुझे चूंकि स्टार्टिंग करना था बिल्कुल कि होता क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर कौन कौन से पोर्शन, तो मेरी पूरी एक कॉपी तो उसमें भर गई थी मेरे अपने नोट्स की। और हिस्ट्री का भी, जो कि हिस्ट्री में तो 3 पार्ट्स हैं, तो वो भी पूरा कवर करना है, मॉडर्न से लेके पूरा एंशिएंट तक, मॉडर्न एंशिएंट मिडवल सब, तो ये सब मैंने नोट्स बनाए थे। उसके अलावा फिर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो एक बार बस मैंने ऐसे ही नॉर्मल सी बुक ले ली और उससे पढ़ लिया था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मेरा और सोशियोलॉजी के लिए आपने कौन सी बुक्स ली, और पीएचडी वाली चीज़? पीएचडी का ये था कि मुझे पता था अगर इंटरव्यू तक मैं पहुंचती हूँ एग्जाम क्लियर करके, तो पीएचडी से ज़रूर क्वेश्चंस पुट अप होंगे, और होते भी हैं कि टॉपिक क्या है आपका, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी होंगे, और अगर आपकी अवार्ड हो गई तब तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चंस होंगे। तो इंटरव्यू में आपका पीएचडी से रिलेटेड काफ़ी होता है, तो मैं पीएचडी तो कर ही रही थी साथ में, तो वो भी मैं देखते हुए चल रही थी कि मैंने कौन कौन से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव यूज़ किए हैं, किनका मैंने रिव्यू किया, क्योंकि ये सब जनरल क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पुट अप किए जाते हैं। सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन की बात अगर हम करें, तो पहले मैंने बताया कि उसके क्वेश्चंस मैंने देखे, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वालिटी बुक्स ली, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्वालिटी बुक्स का बहुत कह सकते हैं कि नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कमी है, और तो उसमें आपको छाटना पड़ेगा। तो जेपी सिंह की बुक है, सिंधी गोस्वामी की बुक है, जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप और ये सब। उसके अलावा मोस्टली मैंने कोशिश की थी 1-2 बार सारी अच्छी ओरिजिनल बुक्स पढ़ लूँ, जैसे डेवलपमेंट पर है तो एस.सी. दुबे की विकास का समाजशास्त्र है, एम.एन. श्रीनिवास की बुक्स हैं, क्योंकि ये सब इंडियन थिंकर हैं और इनसे ज़रूर क्वेश्चन 1-2 होते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास की भी मैंने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, यादों का एक गाँव, इस तरह की कुछ बुक्स पढ़ी। एमफिल के दौरान भी मैंने पढ़ रखी थी ओरिजिनल, और ए.आर. देसाई की भारतीय। तो आपका हिंदी मीडियम था या फिर इंग्लिश था? क्योंकि हिंदी मीडियम था। अच्छा, तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि हाँ। आपने क्या शिफ्टिंग करी, क्योंकि ज्यादातर हिंदी वाले बच्चे मैं दोनों में ही पढ़ती थी, क्योंकि अब मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी रिडजर की बहुत अच्छी बुक है, और उसमें बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हरलम्बो से भी काफी थे, तो वो भी मैंने पढ़ी, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। तो आप ये भी है कि जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज में कमांड रखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। आपको भले अगर स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, क्योंकि इस लेवल पर आके ना तो आपको सारी बुक्स हिंदी में मिलेंगी और ना इंग्लिश में मिलेंगी। तो मैं दोनों ही बुक्स पढ़ती थी, और ये हिंदी वालों के लिए थी, प्लस ये इंग्लिश में ज़रूर आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अब्राहम की बुक है मॉडर्न थ्योरीज करके, और इंग्लिश में रिसर्च की जो बुक है कोठारी, C.R. कोठारी और राम आहूजा, ये सब बुक्स मैंने पढ़ी थी। तो मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग बुक से प्रिपरेशन की।
क्योंकि इस बार मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। लास्ट टाइम की जो भी मिस्टेक थी उनको मैं रिपीट नहीं करना फुल चाहती। प्रूफ आपने तैयारी करी, कोई भी पोर्शन आपने छोड़ा नहीं, एकदम नहीं। किसी भी चीज को लेने का आपका पीक तरीका था कि आपने उसको ओरिजिनल से पढ़ा Yes. और हिंदी और इंग्लिश दोनों से आपने हाँ, चीजें हिंदी। करी। अब ये हमें जानना है कि आपके इंस्पिरेशन इस पूरी जर्नी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अब आप बन चुकी हैं और डॉक्टर भी अब आपके नाम के आगे लग गया। इस पूरी जर्नी में आप किनको अपनी सफलता के श्रेय देना चाहेंगी और किनसे आपको इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है इसमें। तो अगर फैमिली से स्टार्टिंग करें तो मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स ने कभी मुझे जो भी घरेलू जिम्मेदारियां उनमें कभी इन्वॉल्व नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे फ्री रखा और कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया। मैं ही कभी कभी जब, चूँकि बहुत टाइम लग गया, आपको भी पता है कि 16 की वैकेंसी 20 तक आते तो आते। ये एक एडवांटेज था कि आप घर के काम। हाँ, तो थोड़ा सा मैं भी कभी कभी डिमोरलाइज हो जाती थी, तो पेरेंट्स मेरे हमेशा मुझे समझाते थे कि नहीं, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता और अच्छी चीज़ें होने में टाइम तो लगता ही है, तो मोटिवेट करते थे। इसके बाद फिर सबसे अहम रोल अगर एकेडमिक लाइफ की, मैं ये तो पर्सनल हो गई, एकेडमिक लाइफ की मैं बात करूँ तो मेरे मेंटर, मेरे पीएचडी गाइड प्रोफेसर सुकांत चौधरी, उनको शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जहाँ मैं उनको फॉलो नहीं करती। और सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, तुम कर सकती हो। मैं भी उनसे कहती थी सर अभी कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा, और इस तरह की चीज़ें कि नहीं सर अब मेरा पेशेंट जवाब दे रहा है। तो हमेशा मोटिवेट भी किया उन्होंने मुझे, और कैसे एक बेस्ट टीचर हम बन सकते हैं इसकी बहुत सारी उन्होंने मुझे टिप्स दी हमेशा। और क्रिटिकल भी होना चाहिए थोड़ा सा, प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए, मतलब एक पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान भी मुझे बहुत दिया, और अपने आप को कैसे मेंटली और फिजिकली फिट कैसे रखना है ये भी उन्होंने बताया। कि अगर आप फोकस्ड हो और नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहते हैं तो ज़रूर देर से ही सही, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मुझे बहुत, जब भी कभी परेशान होती थी तो तुरंत मैं उनसे गाइडेंस ले सकती थी। मेरे फ्रेंड्स का बहुत रोल रहा है इसमें। रोल मॉडल अगर मैं बात करूं तो मेरे मेंटर हैं। अंतिम जो संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, जो भी अब तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बीएम हैं, जो आपसे इंस्पायर हैं कि उन्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है सोशियोलॉजी में, एक लास्ट मैसेज क्या है और एक फ्यूचर की तरीके से आप कैसे उन्हें ओरिएंट करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये सक्सेस थोड़ा सा पहले मिल सकती थी अगर मैंने अपने आप को फोकस्ड कर लिया होता। जैसे बताया भी मैंने आपको कि मीडिया, देन यूपीपीएससी की फील्ड, देन इसमें आना, तो वो थोड़ा सा एनर्जी भी आपकी डाइवर्ट होती है और फिर आप थोड़ा सा अपने जो गोल्डन टाइम होता है वो कहीं ना कहीं खोते चले जाते हैं आप। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही फोकस्ड हो जाएंगे कि मुझे इस फील्ड में जाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई, आपका रूटीन सारा वैसा ही रहेगा, तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। फोकस्ड रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, हैप्पी रहिए, और कभी भी अपने ऊपर किसी प्रेशर को हावी मत होने दीजिए। कान बंद कर लीजिए, आँख खुली रखिए अपनी। तो हमारा इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अंशुल सिंह जी को हमारे और आप सभी की तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।